Fine, sir. How are you doing? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पोकन का लास्ट फील्ड लेक्चर बैच 140 का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आज की क्लास में। मैडम बच्चे फीस क्यों दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के फायदे क्या हैं, हम फीस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम है, इंग्लिश स्पोकन एक्सपर्ट कौन कौन से स्किल्स आप इनको रेकमेंड करती हैं, इनको सीखने चाहिए कि आप भी स्टूडेंट्स को सवालों के जवाब देती हैं ग्रुप में। आज के सेशन को स्टार्ट कर सकती हैं 6:45 तक। ओवर टू यू प्लीज, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। Okay, sir. Assalamu alaikum everyone and very warm welcome to all of you to the third lecture of spoken English and advanced communication skills with me. So my dear students, first of all, let's talk about the questions in hand. WhatsApp की सपोर्ट ग्रुप क्या है? WhatsApp की सपोर्ट ग्रुप एक मीडियम के तौर पे एक्ट करती है ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशंस। अगर आप कोई रिकॉर्डेड लेसन मिस कर लेते हैं या ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको होता है, तो यू कैन आस्क अस ओवर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे मैं, मैनेजमेंट, सीआर आपके असिस्टेंस के लिए अवेलेबल होते हैं। व्हाट्सएप की सपोर्ट ग्रुप वो जगह है जहाँ पे आपको तमाम रिसोर्सेज, लेक्चर से रिलेटेड तमाम नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लासेस का स्केड्यूल, क्लासेस के लिंक्स एंड क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको वहीं पर मिलती हैं। सो लेट्स सपोज फॉर सम रीजंस यू आर अनेबल टू अटेंड एनी क्लास, यू कैन गेट और आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग्स ओवर देयर। हम एक ड्राइव लिंक भी अपलोड करते हैं जहाँ पे आपके तमाम प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपकी तमाम किस्म की जो पॉसिबल क्यूरीज हो सकती हैं, हम उनको पहले से टैकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर मजीद आपको कोई नई क्यूरी का आप सामना करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। एडमिन, मैनेजमेंट, सीआर और आपकी मेंटोर हम अवेलेबल होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दैट व्हाट्सएप ग्रुप। सेकेंडली, आप सबके साथ एक कोर्स सिलेक्शन गाइड, एक काउंसलिंग गाइड शेयर की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग स्पोकन इंग्लिश एंड एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अगर आप एसईओ, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया सेल्स एंड मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज को भी चूज करें, तो दे कैन रियली हेल्प यू आउट इन सो मेनी वेज। दे कैन हेल्प यू आउट टू स्टार्ट अ गुड करियर, एक ऐसा करियर जिसमें आप डिफरेंट किस्म की फील्ड या डिफरेंट किस्म के रोल्स को परस्यू कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप लेट्स सपोज ड्यूरिंग लाइक इफ यू आर अ फ्रीलांसर और आपके सामने कोई ऐसी जॉब आती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो जॉब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं, जैसे अपवर्क और फाइवर हो गया, तो दैट रियली रिक्वायर्स यू टू बी समबडी जो कि मल्टीटास्क कर सकता है। तो दिस कोर्स सिलेक्शन गाइड कैन हेल्प यू आउट देयर एज वेल। तो अगर आप एज अ स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट उनको कंटेंट में भी हेल्प कर देते हैं, तो आप उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो सूट होते हैं, बहुत अच्छा मैच के तौर पे एक्ट करते हैं। सिमिलरली, सोशल मीडिया एंड सेल्स मार्केटिंग आपको वहां पर हेल्प करती है जहां पर आप अपना खुद का ब्रांड, अपने आप को एज अ ब्रांड इवन जो है वो लोगों के सामने मार्केट कर सकते हैं, अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हैं वेबसाइट स्पेस पे। या अगर आप खुद का कोई प्रोडक्ट या कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहें, तो दी स्ट्रैटेजीज जो आप यहाँ लर्न करेंगे इस कोर्स में, दे कैन हेल्प यू आउट ऑल्सो। तो इस काउंसलिंग गाइड को जरूर कंसीडर कीजिए, बिकॉज दे कैन हेल्प यू आउट इन सो मेनी वेज, वेदर ये आपके करियर के बारे में है या आपकी पर्सनल ग्रूमिंग या पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। तो डू रिसर्च ऑन इट। अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद, अपनी रिसर्च के बाद फिर एक्ट कीजिए और चीजों को कंसीडर कीजिए। लास्टली, आपको एक डिस्काउंट ऑफर भी सर इमरान ने बताई अभी। आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग ऑफ कोर्स अपनी रिसर्च कीजिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को विजिट कीजिए, मेंटोर सपोर्ट, तमाम चीज़ों को देखें। एंड आई गारंटी यू कि जिस तरह की सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जिस तरह का डिस्काउंट ऑफर आपको लाइव दिया जा रहा है, उन वो तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। सो इफ़ यू कैन, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर देम ऑल्सो। तो वेलकम एवरीवन, लेक्चर नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं विद द मोटिवेशन के आज हम कुछ नया सीखेंगे एंड वट एवर वी हैव लर्न सो फार उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? Let's get started. Previously in lecture number 2 and in lecture number 1, we have learned some basics of English. We have learned some basics of grammar as well. हमने grammar के भी कुछ basic concepts but yet very essential and important concepts को touch किया था. We have seen कि as a speaker हम अपनी बात को कैसे convey कर सकते हैं in a way that people actually listen to us. हमने cleft sentences जैसी स्ट्रैटेजी को मास्टर करने की कोशिश की थी।
We have learned also some vocabulary terms. We have also learned कि हम खुद को introduce कैसे कर सकते हैं. और सबसे important चीज जो हमने last time learn की थी, it was how to give a killing presentation. एक ऐसी presentation जो चाहे आप offices में दें, चाहे अपने educational institutes में दें, they can really help you out, help you to stand out in front of the people, in front of the teams you're working with. आज की क्लास उसी की कंटिन्यूटी है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंसेस, देयर स्ट्रक्चर, द मूड्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस. लाइक आप एक सेंटेंस को डिफरेंट कंडीशंस में कैसे बोल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को मास्टर करेंगे. देयर आर सम मॉडल वर्ब्स एज वेल जिनको हम आज एक्सप्लोर करेंगे, एंड देयर आर सम इडियम्स, फन इडियम्स, नाइस लिस्ट जिसको हम इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. So without further delay, let's begin. The subjunctive mood in English is our first topic which we are going to consider for today's class. सबसे पहले subjunctive mood क्या है? Subjunctive mood in English means it's like कि आप as a speaker different conditions में कैसे बात कर सकते हैं, आपके sentence का structure या format क्या होना चाहिए. So by the end of this session, you should be able to identify and use the subjunctive mood in conditional, wishful and formal expressions. Conditional, अगर, ठीक है, अगर वाले जो जुमले होते हैं आपके, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा. विशफुल सेंटेंसेस में जब आप काश वाले फिक्रात होते हैं जिसमें आप विश करते हैं वेदर कोई चीज हो जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं जैसे लाइक दोस. एंड देन फॉर्मल एक्सप्रेशंस, फॉर्मल एक्सप्रेशंस में किस तरीके से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वी आर गोना सी दैट फर्स्ट. देन हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वी हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज जिसको हमने कंप्लीट करना है. सो एज the tradition goes along, I have a warm-up question for all of you. एक ice-breaking activity, एक warm-up सवाल आप सबके लिए. If I were dash, what would I be? So if I were an animal, let's suppose, अगर आप कोई भी जानवर होते तो I would be a dash dash dash. तो आप क्या बनना पसंद करते? या अगर आप कोई भी प्रेसिडेंट होते, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट होते दुनिया में, तो आप क्या करते? ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव टू टेल मी अबाउट योर लाइक अ हाइपोथेटिकल कंडीशन कि अगर आप कोई जानवर होते तो आप कौन सा जानवर और क्यों बनना पसंद करते, और अगर आप प्रेसिडेंट होते तो आप कौन से एक्शंस लेते. ठीक है, तो ये दो चीजें डिफरेंट हैं. मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इनका आंसर दें वन बाय वन, लेकिन आपके आंसर का फॉर्मेट यही होना चाहिए जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है. If I were an animal, for example, I would be a tiger because of its fierce nature, because of the fact that it's so fast, and you know, it's a very beautiful creature also. So you have to tell me the answer in the same format. पहली चीज. Secondly, जो भी animal आप choose करते हैं मुझे उसका एक interesting सा reason भी चाहिए. So is it possible that you can answer this question to me in 1 minute? Should I expect you to be involved with me? क्या ये possible है? Yes? All right. So please give me your answers. You have 1 minute. Format same रखना है, question वाला, और reason जरूर provide करनी है. कौन सा जानवर और क्यों? King of the jungle. Very good. That's nice. I liked your response. Second. If you were a businessman, it's not even a question. If I were an animal, I would be a cat because of its cuteness. Okay, fair enough. Adoptive nature. What is an adoptive nature? You will fly higher. Okay. आप format full follow नहीं कर रहे. If I were an animal, it's not was, it's were an animal or were a bird, I would
be a bird because I like to maybe fly higher. Honeybee, okay. And you have given a very good reason behind that. I respect that. If I were an eagle, I would fly high so I could touch the clouds. Interesting. Shaheen and bull. That's interesting. Courage and leadership qualities. Okay, well done. Like a parrot. Okay, next. I would be a wolf. Very good. Eagle never gives up, all right. Shaheen knows how to fly. That's wonderful. Okay, just to give you a little heads up, आपने आंसर कैसे देना है? You have to follow the same format. For example, if I were an animal, I would, if I were an animal, I would be a tiger because then you have to give me a reason also. और आपने were का इस्तेमाल करना है. Hurry up, everyone. Last few seconds are left. Okay. And what about the next question? If I were the president, अगर आप president होते, तो आप क्या करते? And where do we use was and were? इसको भी हम अभी address करते हैं. What about the president one? Hurry up, hurry up, hurry up. Just few seconds left. 5 seconds left. Hurry up. Bring reform. Okay. Discipline in the country. Remove bribery, corruption, etc. Okay. So when we talk about hypothetical situations, thank you very much for your responses. Now let's move ahead. सबसे पहले हम यहाँ were इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ was इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जब हम बात करते हैं subjunctive moods in English या हम even moods in English की बात करते हैं, like there are some different conditions, ठीक है? So when you are talking about some subject in particular, यानी आपके सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है hypothetical situation है, imaginary situation है, unreal condition है, तो हमने were का इस्तेमाल करना है, was का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो I, he, she और it के साथ अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशंस में वर का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में. वॉज कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? वॉज हम पास्ट टेंस की स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं. ऐसी सिचुएशन जो इमेजिनरी नहीं है, वाकया है जो वकू पजीर हुआ था रियलिटी में. तो आपके साथ कुछ हुआ या आपने कुछ देखा और आप उसका तस्करा कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, then you will be using was. But for hypothetical situation, हमने were का इस्तेमाल करना है, especially with I, with it, with he and with she. Like, have you understood this? Perfect. Let's move on to the concept now. Subjunctive mood in English means that we are going to talk about wishes. हम अपने wishes के बारे में बात करते हैं, हम अपनी hypothetical situations के बारे में बात करते हैं, या हम बात करते हैं demands की, suggestions की, important sentences की. अब why are we doing this concept? Because in interviews, चाहे वो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं,
आपसे अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को ही इस्तेमाल करते हुए पूछे जाते हैं। तो अगर आप उनके आंसर्स को प्रॉपरली नहीं समझ पाते या उनको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके जवाब नहीं देते, तो यू ऑल नो द रिजल्ट्स, राइट? फॉर दैट रीजन हम लोग इस टॉपिक को आज टच कर रहे हैं, या वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो इफ दे आस्क यू अबाउट योर विशेस, ठीक है, if they ask you about your wish कि आप क्या होते, like let's suppose I wish I were a doctor, ठीक, I wish I were a teacher, I wish I were a president, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे वर का इस्तेमाल कर रहे हैं and we are talking about our wishes, ठीक है। तो सब्जंक्टिव मूड में अगर आपको विशेस के बारे में बात करना है तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, I wish I were, और उसके बाद जो भी आपकी ख्वाहिश है आप उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो आई विश आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, आई विश आई वर अ टीचर, लेट्स सपोज आई विश आई वर अ टाइगर। So now I want you to tell me about your wishes very quickly in 2 seconds. Very nice. An army doctor, a businesswoman. Perfect, perfect. Thank you. Abilities की बात करें, अगर वो आपसे पूछें आपकी एक्शंस के बारे में, ठीक है, सो कोई ऐसी एक एबिलिटी जो आप चाहते हैं कि आप में होती, काश आप में होती, काश कि कोई ऐसी एबिलिटी आप में होती, तो वो क्या होती? इफ यू वुड आस्क मी कि कोई ऐसी एबिलिटी जो मैम आपको लगता है कि आप में होनी चाहिए थी, so how would I respond to it? I wish I could fly. I wish I could speak fluently, maybe. I wish I could be. Now you're gonna answer this question. Tell me, yes. कोई ऐसी ability जो आप में होती, काश, काश आप में होती. Now you're gonna talk about your actions. पेंट कर सकते, परफेक्ट मुस्लिम बन सकते, आर्टिस्ट बन सकते, वेरी गुड, वेरी गुड। हम यहाँ पे कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने वर इस्तेमाल किया बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द विश। हम यहाँ कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं बाय बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस, राइट? आई विश आई कुड बी अ टीचर, आई विश आई वर अ फार्मासिस्ट, नहीं, या फार्मासिस्ट तो ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर एडिंग इन एक्शन तो आपको कुड इस्तेमाल करना है। आई कुड स्पीक, राइट, yes, exactly, read, all the actions. If you're gonna be like telling about your abilities, तो आपको actions के साथ कोड अटैच करना है। हमारा रूल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में कोई एक एबिलिटी अगर होती जो अभी आप में नहीं है तो वो क्या होती, तो आप मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल गलत शुएब, वेरी बैड। ये ख्वाहिश नहीं है, ये एबिलिटी है। Speak your action ना, speak is your action, yeah. So you need to add could with it. वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे, could आएगा। गुड आमिर, could आएगा, गुड, वेरी नाइस। ये हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं अबाउट योर विशेस, कोई एक विश आपकी, तो आपने कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है? काश आप ये होते, आई विश आई वर अ, एवरीबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ओनली पाकिस्तानी थिंग्स, हाँ। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नाउ। आपका सेंटेंस हमेशा इफ से स्टार्ट होना चाहिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमने इफ से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है, एग्जैक्टली और हमने वुड और वुड हैव का इस्तेमाल करना है। इफ से स्टार्ट करेंगे यानी वो चीज जो फर्जी है, जो अभी हुई नहीं है या हो सकती है मे बी, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी अनरियल कंडीशन है। सो आपने तब जब ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है तो यू हैव टू यूज इफ। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। आर यू रेडी? चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद वुड, ठीक है। जब हमने वुड हैव का इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में तो हमने क्या करना है? वुड हैव का इस्तेमाल करना है तो थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। अगर इफ
प्लस वुड आप इस्तेमाल करें अपने सेंटेंसेस में, तो आप क्या करेंगे, यानी वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट या फ्यूचर की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बता रहे होंगे. एग्जाम्पल, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस. फ्यूचर की अनरियलिस्टिक विश है ये हमारी, ठीक है, कि अगर मुझे मेरी लॉटरी निकल जाती है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ आई एम गोना बाय अ बिग हाउस. तो अगर कोई मेरी, लेट्स सपोज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, समथिंग लाइक दैट, मैं क्या करूंगा, आई वुड बाय अ हाउस. हमारा फ्यूचर का अनरियलिस्टिक विश है या प्लान है. इफ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती, शी वुड हेल्प अस, अगर वो यहाँ होती तो हमारी जरूर मदद करती. अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो हमारी इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं उसमें हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. वुड हैव कहाँ इस्तेमाल होगा, हमारी पास्ट की अनरियल सिचुएशंस में, समथिंग दैट डिडंट हैपन. स्ट्रक्चर हमारा कैसे होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. चलिए इन चीजों को हम मजीद डिटेल में जाके प्रैक्टिस करते हैं. वन बाय वन मैं रूल्स मेंशन करूंगी एंड देन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम इफ और वुड को देखते हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है. इफ प्लस वुड को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है. अगर आप इफ और वुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने प्रेजेंट प्लस फ्यूचर के इंसिडेंट्स जो इमेजिनरी हैं, जो अनरियल हैं, आपने उनके बारे में बात करनी है, ठीक है. तो इफ आई वॉन, let's suppose I would buy a new car if he were here. अगर वो यहाँ होता, he would help us. तो वो हमें जरूर मदद करता. ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है. ओके ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है. ये दोनों चीजें, ये दोनों बातें हम फ्यूचर से रिलेटेड कर रहे हैं. बट अगर आई हैव टू टॉक अबाउट द अनरियल थिंग इन द पास्ट तो मुझे वुड हैव इस्तेमाल करना है. अब हम इफ और वुड हैव के सेंटेंसेस को समझ रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे. कहीं पर आप लोग स्टक हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू वांट मी टू रिपीट समथिंग ना, तो यू हैव टू टेल मी देयर एंड देन. पास्ट टेंस में हम इसे यूज करते हैं, अनरियल सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं, थिंग्स दैट hadn't happened, that had not happened yet. When I'm speaking, I'll use the contracted form, yani hadn't, ठीक है, isn't, aren't. But when I'm writing, I need to make sure कि मैं पूरा पूरा लिखूं, had और not को अलग अलग करके. तो इन चीजों को भी आपने जरूर माइंड में रखना होता है. If plus would have. अच्छा, let me see your chat. रिपीट कर दूं, ठीक है. ओके आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, दैट्स वेरी गुड. ओके ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिटेल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. पहले हमने प्रैक्टिस किया था, अब देखें शुरू से बताते हैं. जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उन चीजों के बारे में जो फर्जी हैं, जो हुई नहीं हैं, जैसे अगर वाली जो सिचुएशंस होती हैं, तो हमने वुड और वुड हैव का इस्तेमाल करना होता है. मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वुड कहाँ इस्तेमाल करना है और वुड हैव कहाँ इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर आप, लेट्स सपोज, अगर आपको 1 मिलियन रुपीज दे दिए जाएं तो आप उनको कैसे यूज करेंगे. नाउ अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है, ठीक है. अगर वो आपसे पूछें कि मिसाल के तौर पर अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो आप अपनी कौन सी मिस्टेक को ठीक करना चाहेंगे, अब आप पास्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी आपने वुड हैव का इस्तेमाल करना है. तो इन दोनों चीजों को हम ऐसे अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं. अंडरस्टूड नाउ, ऑल गुड. चलें, लेट्स मूव अहेड. पहले हमने इफ प्लस वुड को अंडरस्टैंड किया, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड जब आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अगर इन्वॉल्व होगा तो आपने वुड का इस्तेमाल करना है. लेकिन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो पास्ट से रिलेटेड होंगे वहां पे आपको वुड हैव इस्तेमाल करना है.
if I had studied, for example, अगर मैंने पढ़ा होता, if I had studied, I would have passed the exam. अगर मैंने पढ़ाई की होती तो लाजमी था कि मैं ये एग्जाम्स पास कर लेती. ठीक. If they had left earlier, अगर वो जल्दी निकल जाते, they would have caught the train. Again, condition है ना, अगर वो जल्दी निकल जाते, so if they had left earlier, they would have caught the train. आप नोटिस कीजिए कि हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं. कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं. और यहाँ पर भी, हाँ जी, तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है. तो वुड हैव के साथ आपको, क्योंकि हैव लग गया ना, तो आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन वुड के साथ यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म. अब क्लियर है सबको? नो नो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको वर ही इस्तेमाल करना है. ग्रेट. अब मुझे बताइए वुड हैव कहाँ इस्तेमाल होगा और वुड कहाँ इस्तेमाल होगा? अगर मैं आपसे पूछती हूँ प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? आई एम गोना शेयर द फाइल, डोंट वरी. वेरी नाइस. गिव मी एन एग्जांपल आल्सो. ग्रेट. चलिए सिंपल सिंपल ब्रीफ कर लेते हैं, इसकी समरी एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं. समरी में हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे सेंटेंस वुड में है, ठीक है, लाइक अगर हमने वुड इस्तेमाल करना है तो हमने इसे इस्तेमाल करना है प्रेजेंट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए. और अगर हमने इस्तेमाल करना है वुड हैव, तो हमें इसे यूज करना है पास्ट टेंस के लिए. यहाँ हमें यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इधर हमको यूज करना है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे अब अंडरस्टैंड करते हैं. If I were taller, I would play basketball. If, हमेशा जब if लग रहा है तो were लगेगा, ठीक है. So if I were taller, अगर मैं थोड़ी सी और लंबी होती, I would play basketball. तो मैं क्या खेलती? I would play basketball. तो मैं बास्केटबॉल जरूर खेलती. If we had more money, we would travel to Europe. अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते, if we had more money, if we had more money, comma, we would travel to Europe. अब पास्ट के सेंटेंसेस देख लेते हैं. इफ शी हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी. अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, इफ दे हैव, चलो इफ दे हैड इनवाइटेड मी, अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव, अब क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो मुझे वुड हैव यूज करना है. वुड हैव गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू द पार्टी. तो मैं पार्टी में जरूर जाती. If we had seen the sign, we would have turned left. If we had seen the sign, अगर हमने साइन देखा होता, comma, we would have turned left. Got it, everyone? अब समझ में आ रहा है? Yes. Now I need sentences from all of you. अब मुझे एक सेंटेंस बना के दीजिए with would and one sentence with would have, and then we are going to move forward. Jaldi se, give me a sentence. Okay, so what is the prompt here? If I were a superhero,
अगर मैं सुपर हीरो होता तो मैं क्या करता? इफ आई वर 10 years ओल्डर, अगर मैं 10 साल बड़ा होता तो क्या करता? अब ये दोनों कंडीशंस हैं, इनको समझें और इससे रिलेटेड मुझे रिस्पॉन्स दें. हरी आप. इफ आई वर अ सुपर हीरो, अगर मैं सुपर हीरो होता तो, एंड देन इफ आई वर 10 years older. I would jump and fly. Very good. Perfect. हम would का इस्तेमाल करेंगे. Perfect. Okay. Now next topic. Hurry up. Give me your responses so that I'm satisfied कि आप सबको समझ आ गया. Then we're gonna move ahead. The next topic which we are going to study is modal verbs. They are very, very easy. I would have gone to Saudi Arabia. Very nice. Perfect. Perfectly done. अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं क्या करता? सऊदी अरेबिया चला जाता. अगर मुझे ज्यादा मार्क्स मिलते तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता. अच्छा, गिव मी अ पास्ट सेंटेंस नाउ. वेरी नाइस. परफेक्ट परफेक्ट. चलें जी. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. You guys are being pretty much involved and you're giving me responses also promptly, so I am impressed. Now we're gonna move to the next topic, which is modals, like modal verbs. अच्छा, now in English when we are speaking we need to ask for permission. हमें permission लेनी होती है, हमें एडवाइस देनी होती है, और हमें लोगों को नसीहत करनी होती है. हम लाइक देयर आर सम टाइप्स ऑफ कंडीशन जब हमें ऑब्लिगेशन शो करनी होती है. तो मॉडल वर्ब्स यहाँ पर हमें बहुत हेल्प करते हैं. एक क्विक चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले हम शुड को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स? चलें. वी हैव शुड, मस्ट, हैव टू एंड ought to. 1 2 3 4 मॉडल वर्ब्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में. अब अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी होती है बट वो माइल्ड एडवाइस है, लाइक इट्स नॉट वेरी इंटेंस, इट्स समथिंग दैट इफ दे वुड अंडरस्टैंड इट they'd follow it. If they don't understand it or they don't want to follow it, they can skip it. ठीक है. So it's a mild advice. तो हम should use करते हैं easy situations में. You should go to park. You should sleep early. You should visit him sometime. Must is on the other hand used for the obligations, necessary things. You must wear a seat belt. आप पे ये चीज लाजिम है या फर्ज है कि आप सीट बेल्ट जरूर पहने when you're driving. So it's an obligation, नेसेसरी चीज है. तो हम मस्ट यूज करते हैं जब चीजें आप पर फर्ज कर दी जाती हैं. हैव टू हमारी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट या हमारा लाइक इट्स समथिंग बहुत जरूरी है जो आपके लिए. सो आई हैव टू पे माई रेंट मे बी. तो ये क्या है? ये अब आपने चीज करनी ही करनी है. ये आपकी एक ड्यूटी है दैट यू हैव टू पे फॉर इट. सो आई हैव टू पे माई रेंट. ought to on the other hand is the moral duty. You ought to respect your elders. आपको अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना है. You ought to respect your elders. ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप बड़ों का कहना माने, उनकी रिस्पेक्ट करें. तो बहुत जरूरी चीजों के लिए हैव टू इस्तेमाल होता है. आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट्स और एल्स माई टीचर वुड गिव मी अ पनिशमेंट. I ought to listen to my grandparents because they are respectful for me. I must pray 5 times a day. You should go out sometime. So mild advice, something that's very important, something that is like very very important. हमारी जरूरी जो चीज है उसके लिए have to, and then जो करना ही करना है that's have to, and then ought to is your moral duty. Now I have a quiz for you. Tell me what is the difference between must and should. Examples के through मुझे understand करवाइए कि ought to sorry difference क्या है must और should के बीच में. हरी अब मस्ट और शुड के बीच का डिफरेंस बताएं बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. चूज द करेक्ट मॉडल हियर. इट्स अ रूल. यू डैश वेयर अ हेलमेट. शुड आना चाहिए या मस्ट आना चाहिए? यू डैश टू कॉल योर पेरेंट्स ओपन. हैव टू या ought to? Must is for integral parts, for things that are very very important. Yes. And should is used for
something that's very mild. Good. So in your first correct like options MCQs, what you gonna choose? Must or should? Very nice. Must. Perfect. And in the second example, have to or ought to? Calling your parents is what? Is it something that's important, or is something that's your moral duty? That's your moral duty. Perfect. Zabardast. Now some fun models. Idioms, sorry. Hit the road. Okay. You are going to use some of these in your sentences also. सबसे पहले hit the road यानी leave करना किसी चीज को. ठीक है? Hit the road, it means that you're gonna leave. So I'll hit the road by 7. 7 बजे तक मैं drive I'm gonna travel by 7 o'clock. So I'll hit the road by 7. Kick the bucket. It's like die. Okay, so go and do this thing, like go and kick the bucket. Jump the gun. It means to act so soon. Don't jump the gun. Consider all the pros and cons and then take your decision. अच्छा, जंप द गन हम कहाँ यूज करते हैं सेंटेंस में? ईडियम ये कहाँ यूज होता है? जब कोई इंसान बहुत जल्दबाजी में कुछ कर रहा होता है तो हम उसको रोकते हैं बाय सेइंग, oh, don't jump the gun right now. Research, do your proper research and then take the decision. Fit as fiddle. It means healthy. So अगर मैं आपसे पूछूं, how are you doing today? You're gonna tell me, you're gonna say, you're gonna respond to me like, I am fit as fiddle. I'm healthy. Okay. If I ask you to break a leg, doesn't mean that you're gonna go and break a leg. I'm saying it because I am wishing you good luck. So if you want to say good luck to anyone, you can say, oh, break a leg. Piece of cake, very easy thing. So these idioms are sort of piece of cake if you understand them. Put your foot down. It means to be firm on something. So if you have decided something, you need to put your foot down on it. So अब आपको अपने decision पर firm रहना है. Last one, call it a day, to stop working. So I'm calling it a day now. Let's talk about your assignment number 3. Assignment number 3 आपकी थोड़ी सी research based है. So आपने क्या करना है? You have to explore the life history of Muhammad bin Qasim. Collect 5 pictures about his life and expeditions and the wars he has taken part in. And then अपना analysis करके आप मुझे क्लास में बताएंगे कि वो किस किस्म के रूलर थे. So in the next class, inshallah, when in premium sessions you guys will join me, मैं आपके माइक्स ओपन करके आपसे पूछूंगी कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, उन्होंने क्या किया. ठीक है? What kind of a ruler was he according to you? Secondly, write a paragraph. एक पैराग्राफ लिखिए, 5 से 6 सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप अपने एडवाइस कर रहे हैं किसी नए बच्चे को अपने स्कूल में या किसी नए कुलीग को अपनी वर्क प्लेस में. 3 मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए. So you should come on time. You must complete all the tasks, and you have to be regular and punctual. So 3 model verbs का इस्तेमाल करके उन्हें advice दीजिए. Write a short paragraph, 7 sentences में. 7 sentences long एक paragraph लिखिए जिसमें आप लिखेंगे, जो start होगा, if I were the leader of my country. अगर मैं अपनी country का leader होता तो मैं क्या करता. हमने यहाँ पे प्लान्स बताने अपने. ठीक है? तो हम वुड का इस्तेमाल करें. आई विश आई खुड, यूज सब्जेक्टिव मूड इन इंग्लिश और बताइए अपनी एबिलिटीज के बारे में जो आप कर सकते हैं. लाइक आई विश आई कुड राइड अ बाइक फॉर एग्जाम्पल. सो 7 सेंटेंसेस लॉन्ग पैराग्राफ लिखें. इन दोनों में से किसी एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें. जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये वाला इस्तेमाल किया है प्रॉम्प्ट, तो बस इससे रिलेटेड आप एक पैराग्राफ लिखेंगे एंड यू विल बी गुड टू गो. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आज की क्लास में, ज्यादा रिटन वर्क है और आपका जो स्पीकिंग का वर्क है वो इसी के मुताबिक होगा, बट नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा जाएगा. So that's all for today, everyone. I'm calling it a day. Thank you very much for joining me in today.